रेजोल्यूशन को सर्वसम्मति से पास करें। I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. श्रीमान नीरज डंगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सभापति महोदय, मुझे इस विषय पर आपने बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन में जल प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम विधेयक 2025 पर अपनी गंभीर आपत्तियों को प्रस्तुत करना चाहूंगा। सर्वप्रथम मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस सदन में कोई भी सदस्य स्वच्छ जल, सतत विकास और मजबूत पर्यावरणीय शासन का विरोधी नहीं है। हमारे नदी नाले, झीलें, तालाब और भूमिगत जल स्रोत ये भारत की जीवन रेखा हैं और प्रश्न ये नहीं कि हम कार्य करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। प्रश्न ये है कि क्या यह विधेयक वास्तव में जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए मजबूत व्यवस्था लागू करता है या नहीं। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां जनसंख्या तो तेजी से बढ़ रही है, परंतु स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता जो है वो लगातार घट रही है और नदियों में, झीलों में और भूजल स्रोतों में लगातार प्रदूषण जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यह अधिनियम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को उद्योगों पर नियंत्रण, निरीक्षण और दंड देने का अधिकार देता है, परंतु वास्तविकता यह है कि अधिकांश बोर्ड जनशक्ति, संसाधन और प्रयोगशाला सुविधाओं के अभाव में जो है भारी कमी का सामना कर रहे हैं। इसी कारण बड़े बड़े जो उद्योग हैं और जो कॉरपोरेट व्यवस्थाएं हैं वो नदियों में रसायन, भारी धातुएं और अविष्ट पदार्थ जो है वो समय समय पर वो छोड़ते रहते हैं, जिससे प्रदूषण इन नदियों में बढ़ता रहता है। जल प्रदूषण बहुत अत्यधिक बढ़ रहा है। माननीय सभापति महोदय, विनम्रता पूर्वक मैं कहना चाहूंगा कि वर्तमान स्वरूप में ये विधेयक जो है वो पर्याप्त नहीं है। इस पर पूर्ण चर्चा की आवश्यकता है। यह अमेंडमेंट 1974 के वाटर एक्ट को आधुनिक बनाता है, जो पानी के प्रदूषण को विनियमित करता है और केंद्र और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाता है। 2024 का अमेंडमेंट मुख्य रूप से पेनल्टी फ्रेमवर्क में बदलाव करता है और केंद्र सरकार की जो विनियामक शक्तियां हैं उनको बढ़ाने का काम करता है। अगर हम आपराधिक दंड की बात करें तो आपराधिक दंड से मौखिक जो है जुर्माना, उस तरफ बदलाव इसमें ज्यादा हो रहा है और ये ज्यादातर अपराध जिसमें जेल होती थी वह बदल करके 10,000 रुपए या 15 लाख रुपए के बीच में जो है वो पैसे की सजा इसमें होगी। जेल तभी होगी जब जुर्माना भरा ना जाए। ऐसी स्थिति में सजा जो है क्रिमिनल कोर्ट नहीं, वो जज तय करेंगे। लेकिन इतनी छोटी पेनल्टी जो है बड़े कंपनियों और कॉरपोरेट्स को नियमों को तोड़ने से रोकने के लिए असरदार होगी कि नहीं होगी, यह भी आवश्यक है। जो मणिपुर जैसे परिस्थिति की संवेदनशील राज्यों के लिए और भी चिंता का विषय है। मैं समझता हूं कि दंड के जो प्रावधान है वो कमजोर हैं। ऐसे में मौजूदा कानून में प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों पर कठोर दंड और अभियोजन की व्यवस्था है, परंतु इस संशोधन में कई गंभीर उल्लंघनों को सिर्फ मामूली आर्थिक जुर्माने में बदल दिया गया है। वो चिंता का विषय है। जुर्माने का उद्देश्य केवल वसूली नहीं बल्कि विरोध होता है। जब किसी उद्योग को यह लगे कि प्रदूषण करने पर लगने वाला जुर्माना उसके लाभ से कम है तो निश्चित रूप से ऐसा दंड जो है वो निश्चित रूप से प्रभावी हो जाता है। ऐसे में प्रदूषण अक्सर लापरवाही नहीं है बल्कि जानबूझकर किया गया जो है लागत को बचाने की सोची समझी रणनीति होती है और उसमें ऐसे में दंड प्रावधानों को कमजोर करना वो अत्यधिक चिंता का विषय है। मैं समझता हूं कि इसमें जब हम केंद्र सरकार की भूमिका की बात करते हैं तो केंद्र सरकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सलाह करके और कुछ विशिष्ट प्रकार या कुछ खास तरह की इंडस्ट्रीज या ट्रीटमेंट प्लांट्स को सेक्शन 25 के तहत अनुमति की जरूरत से छूट दे सकती है। यह नए आउटलेट और डिस्चार्ज के लिए सहमति देने, मना करने या कैंसिल करने के दिशा निर्देश भी जारी कर सकती है। यह केंद्र का जो है शक्तियों का आधार रहेगा।
अधिकारों को बहुत ज्यादा केंद्रीकरण इसका अधिकारों का किया गया है। विधेयक में ऐसे कई प्रावधान हैं जिसके अंतर्गत उद्योगों को दिए जाने वाले अनुमति पत्र, जल निकासी मानकों का निर्धारण एवं स्थलीय जल स्रोतों से जुड़ी हुई अधिसूचनाओं पर केंद्र का नियंत्रण जो है वो बढ़ जाता है। दंड प्रणाली में जो नई प्रणाली है दंड की, उसमें पेनल्टी आपराधिक कार्रवाई के बजाय प्रशासनिक कार्रवाई से लगाई जाएगी। अपील केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई अपील प्राधिकरण से की जा सकेगी और जो दंड निधि का उपयोग है, एक्ट के तहत जमा की गई पेनल्टी की रकम प्रदूषण नियंत्रण कार्यकलाप के लिए पर्यावरण संरक्षण फंड में जमा की जाएगी। माननीय सभापति महोदय, पर्यावरणीय मानक राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित होना आवश्यक है, परंतु अत्यधिक केंद्रीयकरण राज्य स्तर की फैसले और जवाबदेही को वो कमजोर बनाता है और ऐसे में राज्यों में जो नदी नाले और जल स्रोत है, स्थानीय उद्योग हैं, भूगर्भीय परिस्थितियां हैं और प्रदूषण प्रवाह की बेहतर स्थिति को राज्य ज्यादा जानते हैं, उनको ज्यादा बेहतर जानकारी होती है। ऊपर से थोपे गए जो आदेश है न तो वे व्यवहारिक होते हैं और न ही वे समयबद्ध हो पाते हैं, इसलिए राज्यों को कमजोर करना ये अनुचित होगा। निगरानी और अनुपालन व्यवस्था में भी अस्पष्टता है। ऑनलाइन निगरानी, डिजिटल रिकॉर्डिंग और रियल टाइम डेटा जैसी बातें आधुनिक और स्वागत योग्य हो सकती है, लेकिन विधेयक में इनकी तकनीकी मानक, डेटा की प्रामाणिकता, स्वतंत्र ऑडिट और राज्यों के वित्तीय दायित्व, इन सब पर स्पष्टता का अभाव इसमें नजर आता है। साफ तौर पर यदि डिजिटल डेटा की प्रामाणिकता सुनिश्चित नहीं की जाएगी तो भौतिक निरीक्षण से डिजिटल निरीक्षण पर जाना केवल माध्यम बदलेगा, प्रभाव नहीं बदल पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। मणिपुर और पूर्वोत्तर में जो प्रदूषण की हम बात करते हैं, तो हाल ही में एक स्टडी हुई थी जिसमें लोकटक लेक जो है उसके आसपास की जमीनों के इस्तेमाल के बदलाव में और विशेष रूप से खेती का जो बढ़ावा है और लोगों का वहां पर बसना, ये जो शिफ्टिंग खेती है और झील के पानी की जो क्वालिटी है वो लगातार खराब हो रही है, वो ये परिस्थितियां उनको खराब कर रही है। झील में बहने वाली जो मुख्य नदियों के लिए इसमें किए गए जो टेस्ट हैं, इसमें पाया गया कि इनसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले इलाकों में जहां खेती या घरों के लिए जंगल को साफ किया जा रहा है, इससे गुजरने वाली नदियों जैसे कि नांगुल नदी में ऑक्सीजन का लेवल जो है लगातार वो बहुत कम है और ऑर्गेनिक प्रदूषण वो बहुत अत्यधिक बढ़ रहा है। ऐसे में क्योंकि लोकटक जो नदी है वो एक रामसर साइट है जिसमें मछली पालन, हाइड्रो पावर और खतरे में पड़ रही जो संगाई हिरण की जो प्रजाति है वो बहुत जरूरी है, वो प्रभावित हो रही है। इसलिए पानी की क्वालिटी में ये जो गिरावट है ये बड़ी गंभीर चेतावनी है। मैं समझता हूं कि जो पर्यावरणीय दबाव जो है पूरे पूर्वोत्तर में एक बड़े स्वरूप को दिखाता है, जहां पूर्वोत्तर अचानक प्रदूषण का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों के अंदर ये साल भर में PM 2.5 का जो लेवल है वो लगातार जो है ज्यादा रहता है। ऐसे में जो है परिस्थितियां अनुकूल ना होकर के प्रदूषण को अत्यधिक बढ़ा रही है। गाइडलाइंस को जो है वो भी पूरा नहीं किया जा रहा है, जो 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब की जो गाइडलाइंस है वो पूर्ण नहीं हो पा रही है। मैं समझता हूं कि मणिपुर बहुत ही संवेदनशील राज्यों में से है और ऐसे में जब पिछले 2 साल से भी ज्यादा वक्त से मणिपुर की परिस्थितियां बड़ी गंभीर बनी हुई हैं, हालात वहां पर किस तरह के हैं, जहां पर जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गया, 2 जातीय समुदायों के बीच में जिस प्रकार से हिंसा वहां पर हुई और हिंसा और झड़पों में कई अनगिनत मौतें हुई और अनगिनत लोग बेघर वहां हो गए, दहशत का वहां माहौल हुआ, महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार हुआ, यौन हिंसा वहां पर हुई, महिलाओं के साथ में जिस तरह की परिस्थितियां बनी, मैं समझता हूं कि ऐसे में जहां कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई और मुख्यमंत्री के नियंत्रण से हालात बाहर चले गए, वहां संभालने के लिए केंद्र ने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। मैं समझता हूं कि इस पर ध्यान देना चाहिए था। हमारे कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने वहां जाकर के हालात का जायजा लिया, लोगों से मुलाकातें करी, मणिपुर की परिस्थितियों को देखा। प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए था
प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए था। 2 साल से भी ज्यादा का वक्त निकल गया, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस हालात की जायजा तक नहीं लिया, सूद तक नहीं ली। राज्य में उनकी मौजूदगी होनी चाहिए थी। अभी हाल ही में देखिए, ये प्रधानमंत्री का दौरा हुआ सितंबर 2025 में। प्रधानमंत्री ने पहला दौरा किया था 2022 में, मणिपुर हिंसा के पहले। उस समय वोट लेना था, वोट के लिए वो गए। जहां हालात बिगड़े, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग रखी और राष्ट्रपति शासन समय के साथ लागू हुआ। हालात उनके कंट्रोल में नहीं थे, उनके कंट्रोल में ही नहीं थे। ऐसे में मैं कहना चाहूंगा कि मणिपुर का जो दौरा प्रधानमंत्री जी का हुआ वो औपचारिकता मात्र था, बहुत छोटा दौरा उनका हुआ, और जो असली हालात थे उन हालातों के ऊपर चर्चा नहीं हुई। बड़ा लंबा चौड़ा जो है इन्वेस्टमेंट पैकेज की घोषणा जरूर हुई, लेकिन उन घोषणाओं में उन चीजों का अभाव रहा जो हालात वहां पर थे। जो यौन हिंसा वहां पर हुई, जो बेघर वहां लोग हो गए, उनको संभालने का काम उस दौरे में कहीं नजर नहीं आया। तो मैं समझता हूं कि सिर्फ औपचारिकता उनका दौरा रहा। ऐसे में मैं कहना चाहूंगा, प्लीज कम टू द सब्जेक्ट। मणिपुर सर, मैं सब्जेक्ट पे ही बात कर रहा हूं सर। हालात जो हुए उससे जल प्रदूषण भी बढ़ा, मैं कहना चाहूंगा। हालात संभले ही नहीं, हालात बिगड़ते चले गए, इसलिए आज विधेयक लाने की आवश्यकता पड़ी। मैं राजस्थान के ऊपर भी जो है प्रकाश डालना चाहूंगा। राजस्थान में भी हालात बहुत गंभीर है। पेयजल की समस्या अत्यधिक है वहां पर, और स्थिति यहां तक है राजस्थान में पेयजल के हालात इस तरह के हैं कि कई जातियों के अंदर तो ये परिस्थितियां हैं कि उनके लिए अलग पृथक मटके पानी के रखे जाते हैं पेयजल की। हम स्वच्छ जल की छोड़ो, वहां पेयजल पहुंचाना ही बहुत बड़ी बात होगी। ये मैं कहना चाहूंगा, सरकार को इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान के प्रति आपका रुख जो है बहुत अत्यधिक विशेष और नरम होना चाहिए, ये मैं निवेदन करना चाहूंगा। देश के करोड़ों लोग, विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र के नागरिक जो है, आज भी सीधे नदियों से, तालाबों से और भूजल के ऊपर निर्भर हैं। वो सीधे तौर पर उनके जो है पानी की व्यवस्था जो है वो स्वच्छ जल की छोड़िए, उनकी जल की व्यवस्था होगी तो वो भी बहुत बड़ा जो है मैं समझता हूं कि कदम होगा वहां। और यही जल प्रदूषण के प्रावधान कमजोर होंगे तो सर्वाधिक प्रभावित भी यही समुदाय होंगे, मैं कहना चाहूंगा। और इसलिए विधेयक में शामिल होना चाहिए था कि प्रभावित समुदायों से अनिवार्य परामर्श किया जाए, प्रदूषण से प्रभावित लोगों के लिए न्यूनतम मुआवजे की वैधानिक जो है व्यवस्था ये भी की जाए, दूषित जल स्रोतों के पुनर्स्थापन की समयबद्ध योजना तय की जाए। परंतु इन महत्वपूर्ण विषयों पर मौन रहना, मैं समझता हूं ये भी बहुत ही गंभीर कमी है। इस कमी को पूर्ण करने का निवेदन मैं करना चाहूंगा आपके माध्यम से। यह संशोधक विधेयक यदि वास्तव में प्रभावी होना चाहता तो इसमें शामिल होना चाहिए था वो तमाम नदी बेसिन स्तर पर प्रदूषण बजटिंग, औद्योगिक डिस्चार्ज की वैज्ञानिक सीमा और भूजल पुनर्भरण और अपशिष्ट जल पुनः उपयोग की नीति से एकीकरण। मैं समझता हूं कि परिस्थितियां जिस तरह की बनी हुई हैं, देश में जैविक रूप से मृत नदियां कई हो चुकी हैं और उनका किसी भी प्रकार से पुनर्उपयोग नहीं हो सकता है। इस तरह के हालात जो है जल स्रोतों के पूरे देश में है। दुर्भाग्य है कि विधेयक मुख्यतः केवल दंड और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव पर केंद्रित है और वह भी पर्याप्त नहीं है। यह वास्तविक समाधान नहीं है, इस पर जोर देने की जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से जल प्रदूषण आज हमारे देश की सबसे बड़ी जो है पारिस्थितिक चुनौती में से एक है, हमें आवश्यकता है कि कठोर दंड और प्रभावी प्रवर्तन की, हमें आवश्यकता है सहकारी संघवाद की, हमें आवश्यकता है पारदर्शी और उत्तरदायी निगरानी व्यवस्था की, और हमें आवश्यकता है स्थानीय समुदायों की सुरक्षा की। मैं ये कहना चाहूंगा कि नदियां आज प्रदूषण मुक्त नहीं, प्रदूषण युक्त जरूर है। गंगा, जमुना, सतलुज, कावेरी, साबरमती, जितनी नदियां देश की हैं, लगभग हर प्रमुख नदी अत्यधिक प्रमुख जो है प्रदूषण की श्रेणी में दर्ज है। ऐसे में जब नदियों का जल स्नान योग्य ही नहीं रहेगा, नहीं है तो पीने योग्य कैसे होगा, ये देखने की जरूरत है।
अब वक्त है बहाव को फिर से बचाया जाए, कहीं देर न हो जाए और सब कुछ बह न जाए। मैं समझता हूं कि हमें अत्यधिक इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। उद्योगों के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम अनिवार्य किए जाएं, पर्यावरण मापदंडों के उल्लंघन पर तत्काल और कठोर दंड लागू हो, गंदे पानी के शोधन के लिए एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए स्वतंत्र ऑडिट अनिवार्य हो, भूजल दोहन और प्रदूषण को भी अधिनियम के अंतर्गत विशेष रूप से जोड़ा जाए, मेरा ऐसा निवेदन है। इन्हीं कारणों से मैं आदरणीय सभापति महोदय जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जल प्रदूषण एवं नियंत्रण संशोधन विधेयक 2025 को वर्तमान स्वरूप में पारित न किया जाए, इसे सिलेक्ट कमेटी को, चयन समिति को भेजा जाए, इस पर जो है व्यापक परामर्श इस पर हो और इस पर एक लंबी बहस हो, उसके पश्चात और एक अत्यधिक जो है वैज्ञानिक व्यवहारिक और सुदृढ़ विधेयक वो सदन में लाया जाएगा और पटल पे रखा जाए, तो मैं समझता हूं कि वो व्यवहारिक होगा। मैं माननीय मंत्री जी यहाँ पे मौजूद हैं राजस्थान से, राजस्थान पे तो बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। राजस्थान के जल स्रोतों की परिस्थितियां तो बहुत ही खराब है, वहां पीने के पानी की छोड़िए, वहां पर जो है काम में लेने लायक पानी भी नहीं है। तमाम जितने स्रोत हैं, नदियां हैं, नाले हैं, तालाब हैं, वो तमाम प्रदूषण से बहुत ज्यादा भरे हुए हैं, परिपूर्ण हैं। मैं इस मौके पे अपने एक लाइन के साथ में अपने शब्दों को विराम दूंगा। नदियों ने कितनी बार पुकारा है और हम तो वही थे जो हर बार किनारे पर ही खड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्रीमान महाराजा सनजोबा